आज हमारे पास है एक 2016 टोयोटा कैमरी। एंड कैमरी जो है वो टोयोटा के लिए एक बहुत अनपॉपुलर कार रही है, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्यों एक टोयोटा कैमरी आपके लिए एक बेस्ट सेकेंड हैंड कार हो सकती है। तो पहले तो अगर हम बात करें क्यों टोयोटा कैमरी एक बहुत अनपॉपुलर कार रही है, वो मेनली है इस कार के प्राइस की वजह से। एक ब्रांड न्यू टोयोटा कैमरी आपको राउंड अबाउट 39 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम प्राइस पड़ने वाला है। येस दैट्स राइट, एक्स शोरूम प्राइस फॉर 39 लाख। दैट मीन्स आपको ऑन रोड ये कार कुछ 41 के आसपास पड़ने वाली है। तो 41 लाख रुपीज़ एक काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस पॉइंट है, लेकिन एक सेकेंड हैंड टोयोटा कैमरी आपको काफ़ी अच्छे बार्गेन प्राइस पे मिल सकती है। जैसे कि ये एक 2016 कैमरी है एंड इस कार की कंडीशन लिटरली फ्लॉलेस है। अगर आप मोहित एंड राजा कार डील्स पर आकर विजिट करके ये कार देखें तो आपको भी इस कार के अंदर एक भी फ्लॉ नहीं नजर आएगा। इस कार की लिटरली शोरूम कंडीशन कार है ये। एंड इस कार का प्राइस आपको सिर्फ और सिर्फ 20 लाख रुपीज़ मिल रहा है। दैट्स राइट, मोर देन a 50% डिस्काउंट ऑन जस्ट अ 2016 मॉडल। एंड इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इस 20 लाख रुपीज़ में आपको क्या क्या मिलने वाला है एक टोयोटा कैमरी से। सिर्फ यही नहीं, मोहित एंड राजा कार डील से आपको जब कार मिलती है तो आपको कार लेने के बाद भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जैसे कि ट्रांसफरशिप टू एनी स्टेट इन इंडिया, सर्विसिंग ऑफ द कार, जो कि सबसे बड़ी बात है क्योंकि आप कार लेने के बाद जब उसकी सर्विस कराने जाएंगे तो मोहित एंड राजा कार डील्स आपको बहुत जेन्युइन रेट पे वो भी करवा के दे सकते हैं। एंड इस कार की इंश्योरेंस जैसी फैसिलिटीज़ भी मोहित एंड राजा कार डील्स सब लुक आफ्टर करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छी बार्गेन डील है। अब विदाउट एनी फर्दर डू रिव्यू शुरू करते हैं। टोयोटा कैमरी की स्टाइलिंग जो है वो किसी भी फुल साइज सेडान की तरह है। एक फैमिली कार के लिए ये सबसे अच्छा स्टाइलिंग ट्रेट होता है क्योंकि ये एक स्लीपर कार की तरह कहीं भी जा सकती है। अगर हम बात करें इस कार की स्टाइलिंग की उसकी, तो हर जगह आपको क्रोम देखने को मिलेगा जो कि इस वाइट कलर के साथ बहुत अच्छा लगता है। अगर हम हेडलैम्प्स की बात करें तो हमें ड्यूल प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप मिलता है और यहीं पर छोटे से DRLs भी देखने को मिलते हैं। अगर हम इंडिकेटर्स की बात करें वो हमें यहाँ नीचे दिए गए हैं, जिनका आई डोंट नो व्हाई एक प्रोट्रूडिंग डिज़ाइन बनाया गया है, जो कि हो सकता है एरोडायनेमिक्स के लिए हो, क्योंकि ये कार एक बहुत फ्यूल एफिशिएंट कार है और फ्यूल बचाने के लिए ये कार लिटरली कुछ भी करेगी, जो कि आपको लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में मैं बताने वाला हूँ क्यों। एंड देन हमें नीचे यहाँ पर इस कार के फॉग लैम्प्स भी देखने को मिलते हैं। अगर हम बिल्कुल बीच में देखें यहाँ पर ग्रिल के सामने, तो यहाँ पर हमें टोयोटा का बैज मिलता है, जिसके अंदर हमें छोटी सी ब्लू लाइनिंग भी मिलती है अंदर, बताते हुए कि ये एक हाइब्रिड टेरेन की टोयोटा कार है। अगर आप कोई भी टोयोटा कार देखें जिसके अंदर लोगों में यहाँ पर एक ब्लू साथ में आपको टिंट सा दिखे, मतलब कि वो कार एक टोयोटा हाइब्रिड कार है। इस कार की साइड प्रोफाइल भी किसी फैमिली कार की तरह काफ़ी ज़्यादा सिंपल है और यही इस कार का काफ़ी एलिगेंट डिज़ाइनिंग क्यों मेरे को लगता है। यहाँ पे अगर हम साइड में देखें तो यहाँ पे फेंडर पे हमें हाइब्रिड की बैजिंग मिलती है, क्योंकि ये इस कार का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है, क्योंकि इस कार के अंदर एक हाइब्रिड इंजन है तो उस चीज़ की बैजिंग हमें मिलती है। यहाँ ORVMs पे अगर हम देखें तो सबसे पहली बात तो हम जो नोटिस करेंगे वो ये है कि इंडिकेटर्स का जो इनके साथ इंटीग्रेटेड है उनका एक प्रोट्रूडिंग डिज़ाइन है। जैसे कि हमने फ्रंट में देखा था वैसे यहाँ साइड प्रोफाइल में भी ये दिया गया है। आई डोंट नो व्हाई टोयोटा को ये छोटी सी चुल होती है कि हम इंडिकेटर्स को थोड़ा प्रोट्रूडिंग डिज़ाइन दें, लेकिन इस कार में यहाँ पर भी दिया गया है। बट एनीवेज, जैसे कि हमने फ्रंट में देखा था हर जगह क्रोम ट्रीटमेंट काफ़ी दी गई थी। यहाँ पर साइड प्रोफाइल में भी हमें, जैसे कि आप देख सकते हैं डोर हैंडल्स पे यहाँ पर हमें देखने को मिलती है क्रोम ट्रीटमेंट। यहाँ विंडो सिल्स के आसपास हमें क्रोम ट्रीटमेंट देखने को मिलेगी, जो कि वंस अगेन वाइट कलर के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमें यहाँ साइड प्रोफाइल में मिलते हैं वो है 17 इंच के ये सिंपली डिज़ाइन बहुत एलिगेंट एलॉय व्हील्स, जिनका डिज़ाइन मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद आया। अब अगर हम बात करें इस कार के रियर प्रोफाइल की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि साइड प्रोफाइल में हमें जो हाइब्रिड बैज दिया गया था, टोयोटा इस बात को बहुत ज़्यादा मार्केट करने की कोशिश करेगा कि ये इस कार में एक हाइब्रिड इंजन है और इस चीज़ की बैजिंग हर जगह देगा। तो अगर हम रियर प्रोफाइल में देखें तो यहाँ पर हमें एक ही नहीं बल्कि 2 हाइब्रिड बैज देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो यहाँ हाइब्रिड की बैजिंग एंड उसी के जस्ट नीचे हाइब्रिड सिनर्जी ड्राइव। मतलब टोयोटा इस बात पे इतना ज़्यादा एम्फसाइज देना चाहता है कि ये कार एक हाइब्रिड है कि उन्होंने एक छोटे से रियर एंड के अंदर भी 2 बार हमें उस चीज़ की बैजिंग दी गई है। देन ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ कैमरी का बैज आता है एंड यहाँ पर टोयोटा का लोगो, जिसके अंदर वन सेकेंड, क्योंकि ये एक हाइब्रिड कार है, एक टोयोटा के लोगों के अंदर हमें वो ब्लू लाइनिंग देखने को भी मिलती है। बाकी अगर हम टेल लैंप्स की बात करें तो इस कार के साथ वो बहुत अच्छे से मैच करते हैं और बहुत ही सिंपली डिज़ाइन टेल लैंप्स हैं। एंड क्रोम का भी इस कार के अंदर जैसे कि एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है, तो यहाँ रियर के अंदर भी आप देख सकते हैं लाइट के अक्रॉस और बिल्कुल ट्रंक के अक्रॉस आपको जाता हुआ एक लाइट यहाँ पर क्रोम बार देखने को मिलता है, जो कि इस कार की स्टाइलिंग के साथ काफ़ी अच्छे से मैच होता है।
अब फाइनली बहुत हुआ हाइब्रिड। अब बात करते हैं एक्चुअली कि इस कार का पावर ट्रेन है क्या। तो इस कार में हमें मिलता है एक 2.5 लीटर का पेट्रोल इंजन जो केपेबल है प्रोड्यूस करने के लिए 181 हॉर्स पावर अप्रॉक्सीमेटली एंड 233 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। बट ये तो थी नंबर्स की बात। इस कार में हाइब्रिड ट्रेन का एक्चुअली फ़ायदा क्या है मैं आपको वो समझाता हूँ। सबसे पहला फ़ायदा जो आपको हाइब्रिड ट्रेन का होने वाला है कि जब आप सिटी में, जैसे कि आप रेड लाइट्स पे अगर आप खड़े हैं या सिटी में नॉर्मल ड्राइव के लिए, ये 50% ऑफ द टाइम ये कार फुली इलेक्ट्रिक मोड पे चल रही होगी। दैट्स राइट, उस टाइम पर ना आपका कोई फ्यूल यूज़ हो रहा होगा क्योंकि ये कंप्लीटली बैटरी पावर पे चल रही होगी एंड ना ही कोई एमिशंस प्रोड्यूस होंगे, यानी कि आपकी एवरेज भी अच्छी रहेगी एंड एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। सिमिलरली जब आप मान लीजिए आप हाईवे पे क्रूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप मान लीजिए आपकी स्पीड है वो तेज़ है, तो उस सिनेरियो में जो आधा काम होगा वो आपका पेट्रोल इंजन कर रहा होगा और आधा काम आपकी इलेक्ट्रिक मोटर्स कर रही होंगी। बट अगर आप मान लीजिए काफ़ी कम स्पीड पे क्रूज़ कर रहे हैं तो आधे से ज़्यादा काम आपकी इलेक्ट्रिक मोटर्स करेंगी एंड बाकी का बचा कुचा काम इलेक्ट्रिक मोटर्स को चार्ज करने का सिर्फ वही काम आपका पेट्रोल इंजन करेगा, यानी कि आपकी फ्यूल इकोनॉमी हमेशा अच्छी रहने वाली है। देन एक और फ़ायदा ये भी है कि मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, अगर आप ब्रेक करते हैं तो नॉर्मल कार्स में क्या होता है, अगर आप ब्रेकिंग करते हैं तो उस टाइम पे आपका जो है वो एनर्जी वेस्ट हो रहा है क्योंकि आपको जो आपका मोमेंटम था कार का वो ब्रेक डाउन हो रहा है ब्रेक्स की वजह से। लेकिन एक हाइब्रिड कार के अंदर जो फ़ायदा होता है ब्रेकिंग का वो होता है कि जब आप गाड़ी को ब्रेक करते हैं, जो आपका जो मोमेंटम होता है वो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके वापस से आपकी बैटरीज रिचार्ज कर देता है, यानी कि आपको इस कार में किसी भी टाइप की वेस्टेज ऑफ एनर्जी नहीं मिलने वाली। एंड अगर मैं इतनी बार कह रहा हूँ कि एवरेज अच्छी है कार की, एवरेज अच्छी है कार की, तो आपको कितनी एवरेज एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए एक टोयोटा कैमरी से? तो राउंड अबाउट 19 किलोमीटर्स पर लीटर। एंड 19 किलोमीटर्स पर लीटर ऐसी कार के लिए, इतनी बड़ी कार, एक फैमिली लग्जरियस कार के लिए बहुत ज़्यादा एवरेज होती है। एंड ऑल ऑफ दिस इज थैंक यू टू द हाइब्रिड सिस्टम इन दिस कार विच आई थिंक इज प्रिटी इंजीनियस। तो अब शुरू करते हैं हम इस कार में फीचर्स की बात। लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इस कार को स्टार्ट कैसे करते हैं, क्योंकि ये एक हाइब्रिड सिस्टम है। तो कार जब भी स्टार्ट होती है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर्स पे स्टार्ट होती है एंड देन इस कार का पेट्रोल इंजन किक इन करता है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये कार स्टार्ट है, ये बंद है या क्या है? तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो आप ब्रेक दबा लीजिए एंड देन यहाँ पर जो हमें स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है हम उसको दबा कर रखेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो कार है बैटरी पावर पे जा चुकी है, लेकिन अभी भी इस कार का इंजन स्टार्ट नहीं हुआ है। इंजन को स्टार्ट करने के लिए हमें करना क्या होगा, इस कार का जो एक्सेलरेटर पेडल है हमें सिर्फ उसको ज़रा सा टैप करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, एंड कार का इंजन उस टाइम पर ऑन होता है। लेकिन क्योंकि इस कार के अंदर कोई टैकोमीटर नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा कि कार का इंजन स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ। आपको थोड़ी सी सिर्फ इंजन की आवाज़ आती है कि इंजन स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि ये कार एक हाइब्रिड सिस्टम है वंस अगेन, इस वजह से जब आप इस कार को थोड़ी सी रेस देते हैं तो ना इस कार के अंदर कोई रेविंग होती है, तो यानी कि आप इस कार को रेव भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस कार के अंदर जब आप थोड़ी सी एक्सेलरेटर पेडल दबाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर्स चलती है। जो इस कार का पेट्रोल इंजन है वो किक इन तभी करता है अगर आप एक्सेलरेटर पेडल को ऑल द वे दबा दीजिए। तो यानी कि अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं अपने पेडल को ज़रा से यहाँ पर टैप करूँ तो ना तो आपको कोई इंजन की रेव की आवाज़ आएगी, ना आपको फील होगा कि कोई चीज़ चल रही है। अगर मैं पूरा दबाऊं देन इज द टाइम कि आपको इंजन की थोड़ी सी आवाज़ आएगी। अब मुझे नहीं पता कि आपको माइक पे ये चीज़ सुनी है या नहीं, लेकिन इंजन की आवाज़ सिर्फ तभी आती है अगर आप ऑल द वे एक्सेलरेटर पेडल को दबा दें। और इस चीज़ का प्रूफ आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। जो इस कार का इको है, जब तक ये जो सुई है हमारी वो तब तक इको में चल रही है, तब तक सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर्स हमारी काम करेंगी। जैसे ही ये सुई पावर मोड में जाती है देन इज़ द टाइम कि हमारा जो इंजन है इस कार का वो काम करना शुरू करता है। जब तक ये सुई इको के अंदर है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर्स ही काम करती हैं। और जो हमारा इंजन है उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर्स को चार्ज करने के काम आता है, हमारे एक्सेलरेशन में कोई भी काम नहीं आता। वो जब ये सुई पावर में जाती है तब उस इंजन का जो काम है वो पावर करना भी होता है और बैटरीज को चार्ज करना भी होता है। तो ये चीज़ काफ़ी यूनिक है टोयोटा कैमरी के अंदर। बट एनीवेज अगर हम बात करें कुछ और फीचर्स की तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा इस कार के स्टीयरिंग व्हील से। इस कार का स्टीयरिंग व्हील बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी, यहाँ पर हमें ऊपर वुडन मिलती है फिनिश एंड देन यहाँ नीचे हमें लेदर फिनिश मिलती है, तो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी है ये। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। एंड देन मल्टी फंक्शनिंग तो ऑब्वियसली है, हमारे पास ये बटन्स दिए गए हैं इस डिस्प्ले को कंट्रोल करने के लिए एंड देन ये बटन्स दिए गए हैं इस डिस्प्ले को कंट्रोल करने के लिए, कॉल पिक करने का बटन, कॉल एंड करने का बटन। एंड देन यहाँ पर हमारे पास पीछे जो स्टॉक दिया गया
गया है वो कार के क्रूज कंट्रोल के लिए है। ऑब्वियसली इतनी एक्सपेंसिव कार है तो इसके अंदर हमें क्रूज कंट्रोल तो मिलेगा ही। एंड देन यहाँ पर पीछे हमें एक और स्टॉक दिया गया है इस कार के स्टीयरिंग व्हील को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोलेबल स्टीयरिंग व्हील है। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। तो सबसे पहले हमारे पास जो होम स्क्रीन आती है उसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 चीज़ें दी गई हैं, एक टायर, एक हमारे पास बैटरी की इंडिकेशन एंड देन हमारे पास इंजन। अभी आप देख सकते हैं ये सिर्फ 3 पिक्चर्स हैं और कुछ शो नहीं कर रही। वो इसलिए क्योंकि हमारी जो अभी कार है वो आइडलिंग पोजीशन पर है, यानी कि कार ऑन है लेकिन सब कुछ अभी बंद है क्योंकि कार चल नहीं रही। तो ना हमें कोई एरो दिख रही है ना कुछ। लेकिन जैसे ही मैं कार को चलाना शुरू करूंगा, जैसे कि मैंने आपको बताया ये इको मोड के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारी बैटरी पावर करती है। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा बैटरी है, जो मोटर्स हैं, उससे एक एरो बन जाएगा टायर्स की तरफ, जो हमें बताएगा कि अभी जो हमारे टायर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ बैटरी की वजह से चल रहे हैं। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास जो इंजन है वो एक एरो बना रहा है यहाँ इस बैटरी की तरफ, क्योंकि हमारी बैटरी जो है अभी सिर्फ 20% चार्ज रहेगा। इसके अंदर आप देख सकते हैं सिर्फ 2 डंडे चार्ज है। तो क्योंकि बैटरी लो बैटरी हो रही है इसलिए हमारा इंजन ऑन हो गया और अब वो इंजन हमें पावर दे रहा है हमारी बैटरी को। सिमिलरली जैसे ही हमारी जो सुई है वो पावर के अंदर जाएगी तो ये जो एरो है इंजन से एक एरो टायर्स की तरफ भी आ जाएगी, जो हमें बताएगा कि हमारा जो इंजन है वो अभी बैटरी को भी चार्ज कर रहा है एंड टायर्स को भी हमारा पावर दे रहा है। तो ये एक इंडिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है इस कार के अंदर, हमें सब कुछ बताते हुए। देन अगर हम आगे चले तो आप देख सकते हैं हमारे पास नेक्स्ट आती है एक ब्लैंक स्क्रीन, जिसके अंदर अगर मान लीजिए आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, तो यहाँ पर वो ब्लैंक स्क्रीन आ जाएगी। एंड देन अगर हम आगे चले तो यहाँ पर हमारे पास आती है इस कार की रेंज, जो भी बता रही है 33 किलोमीटर है। एंड देन हमारी जो एवरेज स्पीड है रीसेट करने के बाद, जो हम ओडोमीटर हर बार रीसेट करते हैं ना, तो रीसेट करने के बाद जो हमारी एवरेज स्पीड रही है वो इस कार में 24 किलोमीटर पर आ रही है। देन अगर हम और ऊपर चले तो यहाँ पर हमारे पास आता है 1 ट्रिप मीटर, जैसे कि जो हमें बताता है कि हमारा करंट माइलेज का सीन क्या है। अभी क्योंकि कार स्टार्टेड नहीं है, कुछ चल नहीं रहा, ना हमारी इंजन चल रहा है ना हमारी बैटरी चल रही है, तो इसलिए बता रहा है कि 0 लीटर्स यूज़ हो रहे हैं पर 100 किलोमीटर्स, क्योंकि कुछ चल ही नहीं रहा। जैसे मैं अगर गाड़ी चलाऊंगा तो रियल टाइम में हमें इन्फॉर्मेशन देता रहेगा कि हमारी जो माइलेज है वो किस हिसाब से कितना लीटर पेट्रोल यूज़ हो रहा है 100 किलोमीटर चलने में। देन अगर हम और ऊपर जाएँ तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है इस कार की एवरेज माइलेज, जैसे कि जो हमारे पिछले ट्रिप्स के अंदर हमारे इस कार में माइलेज हमें कितनी मिली है। लेकिन क्योंकि एक शोरूम कार है, यानी कि मोहित नजा कार डील्स पे खड़ी रहती है, कभी कभार लोग आकर इसे स्टार्ट करते हैं देखने के लिए, इसीलिए एवरेज इतनी कम है। लेकिन आप टोयोटा कैमरी से राउंड अबाउट 18 to 19 के एमपीएल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ अभी गलत बता रही है, क्योंकि वंस अगेन ये शोरूम कार है, ज़्यादातर चलती नहीं है। देन अगर हम और आगे चलें तो यहाँ पर हमारे पास वंस अगेन वापस आ जाते हैं हम इस कार के ब्लैंक स्क्रीन पर, ताकि हम डिस्टर्ब ना होए। देन अगर हम राइट साइड चलें, देन हमारे पास आ जाता है इस कार का क्रूज कंट्रोल, जो कि अभी ऑफ है इसलिए हमें ऑफ बता रहा है। लेकिन अगर हम गाड़ी चला रहे होते हैं एंड देन अगर हम इसको कंट्रोल करेंगे तो यहाँ पर हमें क्रूज कंट्रोल के ऑप्शन आ जाएंगे। देन अगर हम और आगे चले तो यहाँ पर हमारे पास आता है इस कार में अलर्ट्स, जो कि अभी बता रहे हैं लो फ्यूल वार्निंग का है। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास इस कार की आती हैं सेटिंग्स। तो अगर हम यहाँ पर पुश टू कस्टमाइज करते हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है लैंग्वेज यूनिट्स, जो कि बहुत नॉर्मल है। देन हमारे पास आते हैं ईवी, जिसके अंदर अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी कि अगर हम इसका हाइब्रिड ट्रेन ऑफ करना चाहें तो हम ऑफ कर सकते हैं। आई डोंट नो कौन करना चाहेगा, लेकिन अगर आप करने चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो, हम इसे ऑन ही रहने देंगे। बैक चलें तो यहाँ पर हमारे पास आती है हमारे पास इसकी ड्राइवर इन्फो की डिस्टेंस रेंज कितनी है, एवरेज स्पीड कितना है, अगर हम उसकी यूनिट्स वगैरह चेंज करना तो यहाँ से कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है इस कार की पॉपअप डिस्प्ले, कि हमें डिस्प्ले जो है वो कैसी चाहिए, ऐसी चाहिए या ऐसी चाहिए, वो सब चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। देन हमारे पास आता है इस कार में कलर, अभी जैसे हर एक चीज़ जो है वो ब्लू है, अगर हम उसका कलर चेंज करना चाहें, मान लीजिए ऑरेंज करना चाहें, तो इस डिस्प्ले के अंदर जितनी भी चीज़ें अब ऑरेंज हो गई हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऑरेंज हो चुका है, अगर मैं यहाँ पर वापस ब्लू कर दूँ इसको तो ये ब्लू हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं अब ये जो रिंग है ये ब्लू हो चुकी है। एंड देन हमारे पास आती है इनिशियलाइजेशन, जो कि अगर हमें इसको फैक्ट्री रीसेट करना है या नहीं, तो ये चीज़ भी बहुत नॉर्मल है। अब जो नेक्स्ट डिस्प्ले है हमारे पास वो है इस कार की इंफोटेनमेंट डिस्प्ले। लेकिन ये जो इंफोटेनमेंट डिस्प्ले है वो बहुत नॉर्मल इंफोटेनमेंट डिस्प्ले है। ये सेम एग्जैक्ट इंफोटेनमेंट डिस्प्ले हमें बहुत सारे और जो टोयोटा के मॉडल्स हैं जो 2016 के आसपास हैं उसके अंदर भी यही डिस्प्ले एग्जैक्ट मिलती है। जैसे कि जो इस कार के चैनल पे मैंने मोहित नजा कार डील्स के चैनल पर मैंने टोयोटा इनोवा का रिव्यू किया था, उसके अंदर एग्जैक्ट सेम, और टोयोटा फॉर्च्यूनर के अंदर भी ये एग्जैक्ट सेम डिस्प्ले थी। तो अगर आपको इस डिस्प्ले का एक डिटेल्ड रिव्यू चाहिए तो आप वो दोनों
वीडियोस चेक कर सकते हैं। मैं उनकी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उन दोनों को ज़रूर चेक कर लीजिए। बाकी हमारे पास इस कार में यहाँ पर अगर हम AC कंट्रोल्स की बात करें तो यहाँ पर 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल्स मिलते हैं आगे के लिए, एंड देन एक जोन हमें पीछे के लिए भी मिलता है जिसको हम यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से वो 3 जोन एक्टिवेट हो जाएगा, तो ये भी बहुत नॉर्मल है। देन हमारे पास यहाँ पर आते हैं रियर सनशेड के लिए, हमारे पास यहाँ पर आता है इस कार के वेंटिलेटेड सीट्स के रिगार्डिंग, जो कि मैं आपको कंफर्ट सेक्शन में बताने वाला हूँ। देन हमारे पास आता है इस कार का इको मोड, इन केस अगर आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट फ्यूल इकोनॉमी चाहिए तो आप इको मोड ऑन कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है EV मोड। EV मोड के अंदर ये कार सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरह काम करेगी, कोई भी इंजन का काम होगा ही नहीं, तो यहाँ से आप उसको ऑन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। इस कार में प्रैक्टिकलिटी की शुरुआत हम करते हैं इस कार के ग्लव बॉक्स से, जिसको आप खोले तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा डीप ग्लव बॉक्स, हमें काफ़ी बड़ा ग्लव बॉक्स दिया गया है। लेकिन इस कार में हमें कहीं पे भी लाइटिंग या वेंटिलेशन देखने को नहीं मिलती, लेकिन ग्लव बॉक्स बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसके अंदर आप बहुत सामान रखते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। सेंटर कंसोल में अगर हम इस पार्ट को ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं एस्ट्रो सिगरेट लाइटर देखने को मिलता है जो कि कवर्ड है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। एंड उसी के जस्ट पीछे अगर हम इस पार्ट को ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं हमें 2 कप होल्डर्स देखने को मिलते हैं। बट एक जो चीज़ है, अगर हम इस पार्ट को ऐसे फोल्ड करके ऊपर करके ऐसे निकाल दें तो ये एक स्टोरेज कभी कभी काम कर सकता है। एंड अगर हम थोड़ा और पीछे हैं तो यहाँ पर अगर हम इस पार्ट को खोलें तो आप देख सकते हैं 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट मिलता है, USB पोर्ट मिलता है, ऑक्स पोर्ट मिलता है, एंड एक छोटा सा स्टोरेज का भी यहाँ भी देखने को मिलता है। इस कार में हमें जो फ्रंट सीट में आर्मरेस्ट मिलती है, अगर मैं उसको खोलूँ तो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी और बहुत ज़्यादा डीप, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक मेरा पूरा हाथ इसके अंदर फिट आ जाता है और बहुत ज़्यादा इसके अंदर आप सामान रख सकते विदाउट एनी प्रॉब्लम। रियर सीट्स में ऑब्वियसली हमें सीट पॉकेट्स मिलती हैं फॉर द पैसेंजर एंड फॉर द ड्राइवर साइड सीट ओवर हेयर। बाकी अगर हम दरवाज़ों पे देखो तो यहाँ पर हमें इस कार में एस्ट्रेज मिलती हैं दोनों दरवाज़ों के लिए। इस कार में जो रियर आर्मरेस्ट है अगर हम उसको भी खोले तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं, लेकिन इसी के जस्ट पीछे हमारे पास एक स्विच है जिसके थ्रू हम यहाँ पर इसकी आर्मरेस्ट खोल सकते हैं, जिससे कि आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी और काफ़ी डीप है, और इसके अंदर ही हमें यहाँ पर एक 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट भी मिलता है। अब आते हैं प्रैक्टिकलिटी के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है इस कार की ट्रंक। अब इस कार की ट्रंक को खोलने के हमारे पास 3 तरीके हैं। सबसे पहला जो हमें ड्राइवर साइड फुटवेल एरिया में मिलता है, सेकंड हमारे पास जो बटन है की फॉब पे, एंड थर्ड हमारे पास जो रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है यहाँ पर। तो अगर हम इस कार की ट्रंक को खोलें तो अगर हम एक्चुअल ट्रंक स्पेस की बात करें, आप देख सकते हैं इस कार की ट्रंक काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, एंड ऑब्वियसली एक फुल साइज सेडान से हम इतना ही एक्सपेक्ट करते हैं। इस कार के अंदर आप कुछ भी सामान रख के लेके जा सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम फॉर अ लॉन्ग रोड ट्रिप। बाकी जो लास्ट चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी इस कार की ट्रंक के अंदर, वो ये है कि जब आप इसको खोलते हैं तो आप देख सकते हैं इस कार का जो स्पेयर व्हील है, यानी कि जो एक्स्ट्रा व्हील है, अगर हम उसको खोलें आप देख सकते हैं एक आपको फुल साइज्ड एलॉय व्हील मिलता है। आप किसी भी और लग्जरी कार के अंदर आप देख लीजिए, हमेशा आपको या तो रेड व्हील मिलेगा या स्पेयर व्हील मिलेगा जिसकी साइजेस डिफरेंट होते हैं। ये फुल साइज्ड एलॉय व्हील 17 इंचेस का एलॉय व्हील मिलता है आपको, जो नॉर्मल इस कार में लगा हुआ है। एंड यहाँ पर टोयोटा ने कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं कर रखी, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अब अगर हम बात करें इस कार में कंफर्ट की, तो हमें सबसे पहले तो परफोरेटेड लेदर सीट्स मिलती हैं, तो लेदर होने की वजह से हाई क्वालिटी का तो आपको पता चल ही जाएगा। एंड वेरी सॉफ्ट सीट्स मेरे को बहुत अच्छे से ग्रिप करती हैं, कोई भी लॉन्ग रोड ट्रिप में मेरे को जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फ्रंट सीट से तो ऑब्वियसली मैं अपने पैर मतलब सीधे भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑटोमेटिक कंट्रोल से मैं सीट को आगे पीछे कर सकता हूँ, बैकरेस्ट को आगे पीछे मूव कर सकता हूँ, सीट की हाइट एडजस्ट कर सकता हूँ, अंडर थाई सपोर्ट सेट कर सकता हूँ, सब कुछ इस कार में ऑटोमेटिक मिलता है। लेकिन ड्राइवर सीट के लिए आपको लंबा सपोर्ट भी मिलती है। पैसेंजर साइड सीट के लिए लंबा सपोर्ट का ऑप्शन नहीं है, लेकिन ड्राइवर साइड सीट पे आपको लंबा सपोर्ट भी मिलता है, जो ये मेरे को काफ़ी अच्छा ऑप्शन लगा। एंड देन ड्राइवर सीट के आपको 2 मेमोरी सीट्स भी मिलती हैं, जो कि पैसेंजर साइड सीट में नहीं मिलती, तो ये भी चीज़ नोट करने वाली है। लेकिन सबसे बेस्ट फीचर जो मेरे को कंफर्ट वाइज इस कार में लगता है वो है वेंटिलेटेड सीट्स का। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है जिसके थ्रू आप वेंटिलेटेड सीट्स को ऑन कर सकते हैं, एंड इसको कंट्रोल करने का भी काफ़ी यूनिक सा तरीका है। पहले अगर आपको ऑन करना है तो आपको पहले इस बटन को दबाना पड़ेगा, फिर एक डायल बाहर आएगा, और उस डायल से आप सेट कर सकते हो कि आपको कितनी वेंटिलेटेड सीट्स चाहिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रहे कि ये वेंटिलेटेड सीट्स हैं, कूल्ड सीट्स नहीं, इसके अंदर AC ब्लो नहीं करता, सिर्फ एक फ़ैन लगा हुआ है सीट्स में जो आपको एयर ब्लो करेगा। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी इस कार में, एंड इस प्राइस पॉइंट पे भी आपको ऐसे फीचर्स मिल रहे हैं, तो ये चीज़ मेरे को लगा कि काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। अब जैसे कि आपने देखा मैं फ्रंट सीट में बैठा ही हुआ था, मैं काफ़ी लंबा हूँ 6 फीट 1। स्टिल अगर मैं रियर सीट में आप सब देख सकते हैं कि मेरे पास कम से कम 5 इंचेस का लेग रूम इस रियर सीट में है।
5 इंचेस फॉर अ 6 फीट 1 पर्सन, जो कि मेरे को लगता है काफ़ी ज़्यादा रूमी है, काफ़ी स्पेशियस है। तो इस महीने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। हेडरूम की अगर हम बात करें तो वो भी 3 या 4 इंचेस का बहुत आराम से हमें मिलता है। तो हेडरूम वाइज भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई टर्बन पहन के या मुझसे भी कोई लंबा यहाँ पर बैठता है तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सीट मटेरियल की अगर मैं बात करूँ तो ऑब्वियसली वो फ्रंट सीट्स के एकदम सेम है, तो सीट वाइज भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस कार में एक और फीचर जो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है वो है यहाँ पर ये मैनुअल सनशेड का। हालांकि मैनुअल है लेकिन फिर भी इंडिया जैसे वेदर के अंदर जहाँ पर स्पेशली हमें बहुत ज़्यादा तेज़ धूप मिलती है, ये फीचर बहुत अच्छा है। एंड देन यहाँ पर हमें कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं जिसके थ्रू मैं रियर सनशेड भी चेक कर सकता हूँ, वो भी हमें ऑटोमेटिक मिलता है। सिर्फ एक बटन दबाना है, रियर सनशेड ऊपर हो जाएगा। सारे ऑप्शन मेरे को यहाँ दिए गए हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन जो हमें यहाँ दिया गया है वो है रिक्लाइनिंग सीट्स का। इस कार में मेरे को किस लेवल पर सीट चाहिए, किस हिसाब से रिक्लाइनिंग चाहिए, वो मैं यहाँ पर बटन्स के थ्रू कंट्रोल कर सकता हूँ फॉर बोथ द रियर सीट्स। लेकिन कैवियाट ये है कि वो जो चीज़ है हमें यहाँ पर दी गई है, मिडल सीट का जो आर्मरेस्ट है उसको नीचे करने पर। अगर मैं आर्मरेस्ट को ऊपर कर देता हूँ तो मेरे पास कोई कंट्रोल्स नहीं होंगे। अगर यहाँ पर बीच में कोई बैठा होगा तो मेरे पास वो कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे। मेरे को ये आर्मरेस्ट नीचे करनी पड़ेगी एंड देन ये कंट्रोल्स मेरे पास आएंगे। तो ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखें। तो ये था मोहित अनराजा कार डील्स की तरफ से एक ऑफिशियल रिव्यू 2016 टोयोटा कैमरी का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट डाउन बिलो अगर आपको ये कार या कोई भी और लग्जरी कार, नॉर्मल कार, स्पोर्ट्स कार लेने में इंटरेस्ट हो। शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, और एक सब्सक्राइब भी बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू।